जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य के उदय के विषय में। फर्स्ट चैप्टर हमने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको यूरोपीय कंपनियों के आगमन के विषय में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो सिलेबस भी डिस्कस किया गया है, प्लेलिस्ट बना दी गई है बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री क्लासेस 2025 के नाम से, जहाँ पर आपको क्लासेस जो है अवेलेबल वहाँ पर होती रहेंगी। या फिर यह एक प्रकार से सिलेबस चेंज तो होगा नहीं, नेक्स्ट ईयर भी काम आएंगी, जो इस साल पढ़ रहे हैं उनके लिए भी काम आएगी। सिलेबस आपका कोर्स टाइटल सेम है, तो बेहतरीन क्लास आपके लिए यह है। आपको चैप्टर वाइज सब क्लासेस कराई जाएंगी, हर एक टॉपिक क्लियर कराया जाएगा। पूरा लेक्चर देखने के बाद कोई भी डाउट आपको रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको जो है नोटिफिकेशंस विभिन्न प्रकार की यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जो है टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पता होगा, जो नए बच्चे हैं उनको नहीं, जो पुराने हैं उनको पता ही होगा कि आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड टेलीग्राम चैनल पर जो भी नोटिफिकेशंस आती हैं दे दी जाती हैं। साथ ही साथ डिस्कशन ग्रुप भी आपके लिए बनाया गया है, वहाँ पर आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो सीधे हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल बना दिया गया है जो टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं। तो विभिन्न जानकारियाँ जो थी आपको दे दी गई हैं। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड, बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य के उदय के विषय में। कुछ बच्चों का फर्स्ट चैप्टर में ये कमेंट आया है कि सर आप तो जो है जो पिछले साल पढ़ाए हुए थे वही चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं, सिलेबस जब सेम है तो वही चैप्टर्स ही आपको पढ़ाए ही जाएंगे। वो जो पिछले साल पढ़ाया गया था उसका अपडेटेड वर्जन इस वर्ष आपको पढ़ाया जाएगा। मान लीजिए कुछ वहाँ पर ब्रीफ में आपको नॉलेज दी गई थी, उसको अच्छे से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है, पॉइंट्स ऐड किए जा रहे हैं, चैप्टर्स को बेहतरीन बनाया जा रहा है। एक प्रकार से पूरी प्रयास किया जा रहा है कि आपको बेहतरीन तरीके से हर एक चैप्टर समझ में आए। तो इन सभी एक प्रकार से बातों को छोड़कर आप क्लासेस ज्वाइन करिए। आपका चैप्टर है या आपका सिलेबस है तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए और क्लासेस निरंतर लीजिए, आपका सिलेबस पूर्णतः कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय किस प्रकार से हुआ। अर्थात जो यहाँ बंगाल है, सबसे पहले ब्रिटिश वहाँ पर ही एक प्रकार से अपना साम्राज्य स्थापित क्यों करना चाहें, वहाँ पर ही उनका उदय क्यों हुआ, क्या कारण रहे, यह सभी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ब्रिटिश जो है वह बंगाल में साम्राज्य का उदय हुआ कैसे। सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या क्या उन्होंने नीतियाँ लगाई, कौन कौन से युद्ध किए जिससे उन्होंने बंगाल में अपना स्थापत्य एक प्रकार से किया। उसके बाद हम उनके कारणों को जानेंगे, क्यों उन्होंने बंगाल में ही स्थापत्य अपना किया, एक प्रकार से क्यों अपना साम्राज्य का उदय जो है बंगाल में ही उन्होंने किया हुआ था। तो सबसे पहले उन्होंने प्लासी का युद्ध किया 1757 ईस्वी में। 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। नवाब के सेनापति मीर जाफर की विश्वासघातपूर्ण भूमिका से ब्रिटिश एक प्रकार से यह जीत गए थे। युद्ध के बाद मीर जाफर को नवाब बनाया गया और जिससे बंगाल में ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव स्थापित हो गया। यहाँ पर जो सिराजुद्दौला है वह हारता नहीं, परंतु उसका जो सेनापति था मीर जाफर, वह किससे मिल जाता है, रॉबर्ट क्लाइव से मिल जाता है। एक प्रकार से कूटनीति वह करता है कि मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लेता है। सेनापति एक प्रकार से जब मिल जाता है तो सेना को वह आदेश दे देता है कि एक प्रकार से युद्ध ही नहीं लड़ना है। तो युद्ध स्थल पर पहुंचने के बाद वह पीछे हट जाता है और प्लासी का युद्ध जो होता है वह सिराजुद्दौला हार जाता है। और यहीं से एक प्रकार से ब्रिटिश अपनी कूटनीतियों के साथ अपने साम्राज्य को स्थापित करना शुरू करते हैं। सबसे पहला युद्ध आपको बताया गया 1757 का युद्ध। दूसरा, व्यापारिक से राजनीतिक शक्ति में परिवर्तन। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले केवल व्यापार करती थी, लेकिन प्लासी के बाद उसने राजनीति में हस्तक्षेप शुरू किया। आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया गया था कि यूरोपीय कंपनी विभिन्न प्रकार की जो थी वह भारत में कब और कैसे आई, कौन सी कंपनी उन्होंने स्थापित की, कहाँ कहाँ पर उन्होंने अपना कारखाना डाला और व्यापारिक एक प्रकार से क्षेत्र क्या क्या बढ़ाए, कहाँ कहाँ पर उन्होंने कारखाना डाला। वहाँ पर ये भारत में व्यापार करने के लिए ही सभी कंपनियां आई हुई थी, यूरोप की जितनी भी थी। ऐसे ही यह जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह भी व्यापार करने के लिए ही भारत आई थी, लेकिन धीरे धीरे वह राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दी और उसे ज़्यादा लाभ जब मिलने लगा तो राजनीति को एक प्रकार से राजनीति में अपना हस्तक्षेप नहीं, पूर्ण स्थापत्य जमाने का प्रयास करने लगी। बंगाल की राजनीति पर नियंत्रण पाकर ब्रिटिशों को कर वसूली और प्रशासनिक अधिकार एक प्रकार से मिलने लगे और फिर उन्होंने लड़ा बक्सर का युद्ध 1764 में। कंपनी और मुगल सम्राट आलम द्वितीय, नवाब
अवध के जो है नवाब शुजाउद्दौला तथा मीर कासिम के बीच लड़ा गया जो है यह बक्सर का युद्ध। एक प्रकार से इसे निर्णायक युद्ध भी कहा जाता है। 1764 में जब जीत जाते हैं ब्रिटिश, तो यहाँ पर उनका कंपनी एक प्रकार से स्थापित हो जाता है। कंपनी की जीत के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके तहत ब्रिटिशों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार जो है राजस्व वसूली के मिल गए। इसने बंगाल को पूरी तरह से ब्रिटिश आर्थिक नियंत्रण में ला दिया। और बंगाल की आर्थिक संपन्नता, बंगाल कपड़ा, रेशम और जूट के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की उपजाऊ भूमि और विकसित सिंचाई प्रणाली से कृषि उत्पादन अधिक था, जिससे ब्रिटिशों को भारी आर्थिक लाभ एक प्रकार से हुआ। यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले जब साम्राज्य स्थापित करने की शुरुआत करी, क्षेत्र बढ़ाने की शुरुआत करी, राजनीति में हस्तक्षेप करने की शुरुआत करी, तो यहाँ पर एक प्रकार से जो बंगाल था वह आर्थिक संपन्न था, तो यहाँ पर उसे लाभ अधिक से अधिक मिलना प्रारंभ हुआ। पांचवा क्या एक प्रकार से किस प्रकार से उदय हुआ? भारतीय शासकों की राजनीतिक कमजोरी और षड्यंत्र। सिराजुद्दौला जो है मीर जाफर और मीर कासिम के बीच जो है सत्ता संघर्ष हो रहा था, और इसी का लाभ उठाकर ब्रिटिश जो है जो 1757 का प्लासी का युद्ध जीत जाता है, उसके बाद जो है 1764 का बक्सर का युद्ध जीत जाता है। दरबार में गुटबाजी और विश्वासघात ने ब्रिटिशों को हस्तक्षेप का अवसर एक प्रकार से दिया हुआ था। छठा है सैन्य और संगठनात्मक श्रेष्ठता। ब्रिटिशों के पास आधुनिक हथियार, प्रशिक्षित सेना और अनुशासन था। भारतीय सेनाओं में एकजुटता और तकनीकी प्रशिक्षण की एक प्रकार से कमी थी। भ्रष्टाचार और लालच, नवाबों और दरबारी सरदारों के लालच व विश्वासघात जैसे कि जगत सेठ और अमीन चंद्र ने ब्रिटिशों को सत्ता हथियाने में मदद एक प्रकार से दी हुई थी। ये सभी एक प्रकार से जो मेन पॉइंट्स रहे जिससे ब्रिटिशों का बंगाल में उदय हुआ। अब हम देखेंगे उनके उदय का कारण क्या रहा, क्यों उन्होंने बंगाल को ही चुना हुआ था। बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य के उदय के क्या कारण रहे? यद्यपि इस समय समस्त भारत में राजनीतिक अस्थिरता थी। आपको उस समय देखने को मिलेगा मुगल साम्राज्य का एकदम पतन हो रहा था, उसका एक प्रकार से शक्ति काम नहीं कर रही थी। विभिन्न उसके अंडर में जो भी क्षेत्र थे वह उससे स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर ले रहे थे। एक प्रकार से राजनीतिक अस्थिरता फैली हुई थी, परंतु अंग्रेजों ने सर्वप्रथम बंगाल में ही अपनी पकड़ मजबूत की और इसके कई कारण थे। सबसे पहला, स्थिति की अनुकूलता। कुछ इतिहासकारों की धारणा है कि अंग्रेजों ने बंगाल में ही साम्राज्य स्थापना कार्य इसलिए आरंभ किया क्योंकि बंगाल पर विजय प्राप्त करना अत्यंत सरल था। यहाँ की स्थिति अंग्रेजों के अनुकूल थी, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली बात हमने आपको बताई कि सत्ता के लिए ये लोग आपस में ही लड़ रहे थे, और सत्ता के लिए जब आपस में ही लोग संघर्ष कर रहे हों तो उनके बीच में कूटनीति डालकर ब्रिटिश अपना एक प्रकार से वहाँ पर राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू करता है। दूसरा है बंगाल की समृद्धि। बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य के बीजारोपण का वास्तविक कारण उस प्रांत का धन संपन्नता प्रतीत होती है। अंग्रेजों ने इस बात का अनुभव किया कि बंगाल में अपने पैर जमाना तथा व्यापार करना अत्यंत लाभप्रद है। बंगाल की धन संपन्नता से आकृष्ट होकर अंग्रेजों ने बंगाल में ही अपने राज्य संघ का सूत्रपात किया। बंगाल पर प्रभुत्व स्थापित हो जाने पर अंग्रेजों को अपने आय के साधनों में इतनी अभिवृद्धि हो जाने की संभावना थी कि उन्हें अपने शक्ति को समृद्ध तथा विकसित करने में बड़ी सुविधा होती। दक्षिण के प्रांत न उर्वर थे और न ही समृद्धशाली, अतएव दक्षिण में विजय कार्य करना तर्कसंगत न था। अर्थात वह उनका कहना था या एक प्रकार से उनकी मान्यता थी कि दक्षिण में अगर वह विजय कार्य करें, वहाँ पर जीत भी ले, तो वहाँ पर समृद्धशाली लोग नहीं हैं, धन प्राप्त नहीं होगा, और ना ही वहाँ की मिट्टी जो है उर्वरक है, वहाँ पर अच्छी खेती भी नहीं होती है जिससे हम उसका व्यवसाय कर सकें। तो लेकिन जो बंगाल है यह धन संपन्न भी है और यहाँ की मिट्टी जो है उर्वरता भी इसमें है। इन कारणों से जो है वह बंगाल में ही सबसे पहले प्रभुत्व स्थापित करते हैं। बंगाल की अराजक स्थिति। बंगाल का समुद्र तट अत्यंत अराजक था। पुर्तगाली सामुद्रिक डाकू वहां पर की जनता पर निरंतर आक्रमण करके लूटमार किया करते थे, अतएव बंगाल के समुद्र तट की अव्यवस्था से उन्हें बड़ा प्रोत्साहन मिला। अर्थात पुर्तगाली जब आके लूट के चले जाते थे, वहाँ पर अराजक एक प्रकार से फैला हुआ था अराजकता, और उसी का फ़ायदा उठाने वो लोग बंगाल पहुँच गए। हिंदुओं का सहयोग। बंगाल के अधिकांश व्यापारी जो है शांतिप्रिय हिंदू थे, वे शांतिपूर्वक व्यापार करना चाहते थे। जब अंग्रेज़ों ने भी उस
प्रांत में शांतिपूर्वक व्यापार करना आरंभ किया, तब धीरे धीरे वह एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखने लगे। इस परिस्थिति में अंग्रेजों ने अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयत्न एक प्रकार से किया। अंग्रेज जो है वह बहुत ही ज़्यादा चालाक थे एक प्रकार से आप कह सकते हैं, क्योंकि वह पहले घुल मिल गए, जनता को अपनी तरफ कर लिया। जनता से जैसे कोई एक प्रकार से कोई भी शासन हो उसके अंदर विभिन्न कमियां होती हैं, उन कमियों को कोई गिनाने लगे आपको और उस पर सहानुभूति आपको दिखाने लगे तो आप उसकी तरफ हो जाते हैं। तो अंग्रेज ने यही कार्य किया। पांचवा है अंग्रेजों के प्रति विश्वास। बंगाल में अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी तथा कुशलता से काम लिया। इन लोगों ने अपने अधिकार क्षेत्र में बड़ी ईमानदारी से काम किया और न्याय का व्यवहार किया। इससे जनता का इनमें विश्वास हो गया और वह सरलता से इनके चंगुल में फंस गए, अर्थात जनता को उन्होंने अपनी तरफ कर लिया। अनुकूल परिस्थितियाँ। अंग्रेजी साम्राज्य का बीजारोपण करने के लिए बंगाल ही सबसे अधिक उपयुक्त स्थान था। पश्चिमी तट पर मराठों की शक्ति बड़ी द्रुत गति से बढ़ रही थी, अर्थात बहुत तेजी से बढ़ रही थी मराठों की शक्ति, और दक्षिण भारत में अपनी धाक जमा रहे थे। इसके विपरीत बंगाल की दशा बिगड़ती जा रही थी। मुगल साम्राज्य जो है जर्जरित हो रहा था और इसमें इतनी शक्ति न थी कि वह बंगाल की रक्षा कर सके, जो कि हमने पहले ही आपको ये सभी कारण बता दिए हैं। प्रतिद्वंदियों की दुर्बलता। बंगाल में अंग्रेज के दो ही प्रतिद्वंदी थे। कौन कौन थे? पहला डच था, दूसरा फ्रांसीसी। डच लोगों की शक्ति जो है धीरे धीरे बंगाल में नगण्य होती जा रही थी और वे अंग्रेजों के साथ संघर्ष करने की क्षमता नहीं रखते थे। फ्रांसीसी लोग जो है दक्षिण भारत में अपनी सारी शक्ति केंद्रित किए हुए थे और वहाँ की राजनीति में इतना फंस गए थे, उससे निकलना एक दुष्कर कार्य हो गया था। अतएव बंगाल की ओर विशेष रूप से ध्यान नहीं हुआ दे सके। फलतः अंग्रेजों को पूरा विश्वास था कि यदि वे बंगाल से अपनी साम्राज्य स्थापना की यात्रा आरंभ करें तो उन्हें किसी सशक्त प्रतिद्वंदी का सामना नहीं करना पड़ेगा और वह बंगाल से एक प्रकार से साम्राज्य स्थापना की शुरुआत करते हैं। इन सभी बातों का, इन सभी कारणों का निष्कर्ष क्या निकला? बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय जो है सैन्य जीत, आर्थिक लालसा, भारतीय शासकों की कमजोरी, स्थानीय गद्दारी का संयुक्त परिणाम था। 1757 से 1765 के बीच हुए घटनाक्रम में न केवल बंगाल बल्कि पूरे भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रख दी थी। आपको 1757 का जो युद्ध है प्लासी, वहाँ से शुरुआत होती है और 1764 का बक्सर का युद्ध जो है एक प्रकार से निर्णायक युद्ध साबित होता है और जो है ब्रिटिश यहाँ पर स्थापत्य अपना कर लेते हैं। इसके आगे हम देखेंगे कि जब ये शुरुआत हुई 1757 में युद्ध की शुरुआत हुई, उससे पहले संघर्ष का सूत्रपात कैसा रहा। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी नोट्स आपको दिए ही जाएंगे, आपको हम दिखा देते हैं पहले व्यवस्था, उसके बाद आपको आगे हम पढ़ाते हैं। ये आपके लिए टेलीग्राम चैनल बनाया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये डिस्कशन ग्रुप आपस में डिस्कस करने के लिए या सीधे हमसे कोई प्रश्न पूछना हो तो यहाँ पे आप जो है पूछ सकते हैं। हालांकि कोई भी लेक्चर हो उसमें कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ही पूछिए, क्योंकि उस लेक्चर का उसी कमेंट में आप पूछेंगे तो पता रहेगा कि आप कौन से टॉपिक से किस सेमेस्टर के हैं जो पूछ रहे हैं, तो अच्छे से यहाँ पर आपको जानकारी दे दी जाएगी। उसके बाद कुछ लोगों ने कमेंट किया था, कुछ बच्चों ने, सर टेलीग्राम नहीं यूज करते, उनके लिए व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है। बाकी आपके लिए इस वर्ष विशेष व्यवस्था यह की गई है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। अगर आपको नोट्स चाहिए मात्र 25 रुपये में, मान लीजिए बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री के आपको नोट्स चाहिए मात्र 25 रुपये में, सभी चैप्टर्स के नोट्स आपको दिए जाएंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो सॉल्यूशन कराए जाएंगे वह भी दिए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कराए जाएंगे वह भी आपको नोट्स दिए जाएंगे मात्र 25 रुपये में। बहुत ज़्यादा नहीं है 25 रुपये आपके लिए, अच्छे से आप तैयारी अपनी कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, यूनिवर्सिटी नेम, कोर्स टाइटल, अपना नेम बताइए और तुरंत आपको QR कोड दिया जाएगा। मात्र 25 रुपये पेमेंट करिए और पूरा नोट्स आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जैसे जैसे क्लासेस हो रही हैं वैसे वैसे आपको नोट्स मिलते रहेंगे, अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। हालाँकि आप अगर नहीं ज्वाइन करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा ही है, आप यहाँ पर जो क्लासेस कराई जा रही हैं वहाँ से हैंड रिटन नोट्स बनाइए और तैयारी करते रहिए। क्लासेस तो यूट्यूब पर चलेंगी ही, नोट्स के लिए मात्र 25 रुपये चार्ज किया गया है। तो हम देखेंगे संघर्ष का सूत्रपात कैसा रहा, अर्थात उन्होंने जब बंगाल में अपना कदम रखा तो शुरुआती दौर में उन्होंने क्या क्या संघर्ष किए, कौन कौन से युद्ध किए। सबसे बड़े बड़े युद्ध जो थे 1757 का प्लासी का युद्ध, 1764 का जो बक्सर का युद्ध था, दोनों हमने देख लिया। छोटे मोटे जो युद्ध थे उसको भी देख लेते हैं और यह चैप्टर होगा समाप्त। मिलेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर, आपको जल्दी जल्दी पूरा आपका सिलेबस जो है कंप्लीट कराया जाएगा। पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस जो हैं आपकी पूरी करा दी गई हैं, अगर आपने नहीं देखी हो तो उसका भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, उसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। कासिम बाजार की कोठी पर आक्रमण।
अंग्रेज़ों की दुष्टता और व्यवहार से नवाब सिराजुद्दौला अधिक क्षुब्ध था। उसने अंग्रेजी व्यापारियों को बंगाल से बाहर निकालने का निश्चय किया। 24 मई 1756 ईस्वी को कासिम बाजार में अंग्रेज़ों की व्यापारिक कोठी पर आक्रमण करने के लिए उसने एक सेना भेजी। नवाब की इस सेना के सामने अंग्रेज़ों को आत्मसमर्पण करना पड़ा और कलकत्ते पर आक्रमण कासिम बाजार पर जो है अधिकार करने के पश्चात 5 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला की सेना जो है कलकत्ता की ओर बढ़ी। 16 जून 1756 ईस्वी को यह सेना कलकत्ते में पहुंच गई और इसने 18 जून को कलकत्ते पर धावा बोल दिया। नवाब की सेना के पास कुछ पुर्तगाली और फ्रांसीसी बंदूकधारी भी थे। उन्होंने नवाब को तो धोखा दिया, परंतु भारतीय सैनिकों की स्वामी भक्ति और रण चातुर्य के सामने अंग्रेज जो है बुरी तरह पराजित हुए और उन्हें भागना पड़ा। काल कोठरी की घटना जो है वह हालवेल का मत है। हालवेल क्या कहता है कि किले पर अधिकार करने के पश्चात नवाब ने 146 अंग्रेजों को, जिसमें कि एक स्त्री भी थी, एक छोटी सी अंधकारपूर्ण कोठरी में बंद कर दिया और जून की भयंकर गर्मी और हवा को न जाने के फलस्वरूप उनमें 123 लोगों की मृत्यु हो गई। 123 अंग्रेजों की, और दम घुटने से शेष जो 23 बचे, जिनमें हालवेल भी था, उसने इस घटना का विस्तृत वर्णन किया हुआ है। इतिहास में यह घटना काल कोठरी की दुर्घटना के नाम से विख्यात है। काल कोठरी की घटना के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं। कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो घटना को प्रामाणिक मानते हैं, परंतु अधिकतर इतिहासकार इसे हालवेल की कल्पना मात्र मानते हैं। इस घटना को प्रामाणिक मानने वालों में विंसेंट स्मिथ का उल्लेखनीय एक प्रकार से नाम है। उन्होंने लिखा है कि मेरे निर्णय के अनुसार हालवेल द्वारा वर्णित काल कोठरी जैसी कोई दुर्घटना नहीं थी। एक प्रकार से कहना है, वहाँ पर जब अधिकार अपना सिराजुद्दौला पा लेता है तो वहाँ पर 146 जो अंग्रेज रहते हैं उनमें से एक स्त्री भी रहती है। सबको एक छोटे से कमरे में ऊपर नीचे करके, समझ लीजिए छोटा सा कमरा है, अंधकारमय कमरा है, वहाँ पर कोई खिड़की नहीं लगी हुई है, विंडो नहीं लगी हुई है, सबको उसी में दबा के बंद कर दिया जाता है। 146 लोगों को एक के ऊपर दूसरे के ऊपर तीसरे, ऐसे सब 146 लोग एक कमरे में बंद हैं और वहाँ पर दम घुटने से 123 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 23 लोग मात्र बचते हैं, जिसमें हालवेल रहता है और वह ही इस घटना का वर्णन करता है। हालांकि हालवेल की ये जो एक प्रकार से उनकी जो यह बात है, इसका बहुत विद्वान जो है विरोध करते हैं और बहुत ही कम ही विद्वान इसको मानते हैं कि ऐसी यह कोई घटना घटी हुई थी जिसे जो है काल कोठरी की घटना कहा जाता है। आगे हम देखेंगे कलकत्ते पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार। सिराजुद्दौला ने कलकत्ते पर अधिकार करने के पश्चात मणिक चंद्र को वहां का गवर्नर बना दिया और स्वयं अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद चला गया। अंग्रेज जो है कलकत्ते की पराजय को न भूले थे। दुर्भाग्यवश इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी को क्लाइव और वाटसन जैसे योग्य सेनापति की सेवाएं प्राप्त हुई। क्लाइव को स्थल सेना और वाटसन को जल सेना का अध्यक्ष बनाकर बंगाल भेजा गया। 2 जनवरी 1757 ईस्वी को अंग्रेजों ने कलकत्ते पर अपना पुनः अधिकार कर लिया और पास पड़ोस के स्थानों को खूब लूटा। जब नवाब ने यह सुना तो उसने सेना के साथ प्रस्थान किया और 29 जनवरी 1757 को हुगली नदी को वह पार किया और उसके बाद जो है यह 1757 की क्रांति होती है। अलीनगर की संधि जो है 1757 की जो है युद्ध के पश्चात होती है। 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य एक संधि हुई जो अलीनगर की संधि के नाम से प्रसिद्ध है। इस संधि के अनुसार उन सुविधाओं का अनुमोदन कर दिया गया जो अंग्रेजों को दिल्ली सम्राट से एक प्रकार से प्राप्त था। यह व्यवस्था की गई कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजों के माल पर चुंगी नहीं लगाई जाएगी और कंपनी एवं उनके नौकरों का माल जिसे नवाब ने छीन लिया था वापस कर दिया जाएगा। अर्थात वह व्यापार करेंगे, आयात निर्यात करेंगे, उनके ऊपर कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा और जो भी नौकर थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनका जो माल नवाब के द्वारा छीन लिया गया था उसको वापस कर दिया जाएगा और अंग्रेजों को अपनी इच्छा अनुसार कलकत्ते की किलाबंदी करने और अपनी मुद्रा ढालने और चलाने का भी अधिकार प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार से हमने यह देखा। आगे हम देखेंगे सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेज का षड्यंत्र जो है। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला ने अलीनगर की संधि तो की, पर यह संधि अस्थायी सिद्ध हुई। अंग्रेज वास्तव में बंगाल में अपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। जब थोड़ा थोड़ा उनको लाभ मिलने लगा तो वह सोचे क्यों ना हम प्रभुत्व स्थापित पूरा कर लें और एक प्रकार से सारा लाभ एक साथ ले लें। उनका उद्देश्य तभी पूरा हो सकता था जब सिराजुद्दौला जैसा शक्तिशाली नवाब बंगाल के सिंहासन से हट जाए। फलस्वरूप उन्होंने नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रचना प्रारंभ किया। बंगाल के सिंहासन का एक आकांक्षित जो था वह था यार लतीफ़ खां और वहाँ उसे कुछ सेठ चाहते थे।
दूसरा आकांक्षी था मीर जाफ़र। अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को उकसाने की सोची तथा अमीन चंद नामक एक पंजाबी व्यापारी को मीर जाफ़र से संबंध स्थापित करने को भार सौंपा। 11 जून 1757 ईस्वी में अंग्रेजों और मीर जाफ़र के बीच एक गुप्त संधि हुई, जिसके अनुसार यह तय हुआ कि अंग्रेज मीर जाफ़र को बंगाल की गद्दी पर बैठाएंगे और उसे नवाब बनाएंगे। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार मीर जाफ़र ने स्वार्थ सिद्धि के लिए एक ऐसी निंदनीय योजना का प्रश्रय लिया जिसके कारण भारतीय इतिहास में वह सदैव देशद्रोही के रूप में देखा जाएगा। उसके बाद जो है युद्ध होता है। सभी जानकारी एक प्रकार से आपको दी गई कि किस प्रकार से ब्रिटिश का बंगाल में उदय हुआ। हर एक युद्ध को आपको समझाया गया। कोई भी पॉइंट आपसे रह गया हो समझने में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और ये आप जो है व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नोट्स प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर मैसेज करिए, आपको नोट्स दे दिए जाएंगे मात्र और मात्र 25 रुपये में। सभी जानकारी एक प्रकार से दे ही दी गई है। बाकी चैनल पर बने रहिए, दोस्तों के पास चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। कोई भी एक प्रकार से कमेंट करिए कि आपको यह क्लास कैसे लगी। नेक्स्ट क्लास आपकी जल्द ही आएगी, तब तक चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।